वंदे मातरम साथियों। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे जो स्कूल व्याख्याता इतिहास पेपर सेकंड के जो हमने टेस्ट सीरीज चला रखी है, उस टेस्ट सीरीज का हम वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे। टेस्ट का टेस्ट नंबर कौन सा? टेस्ट नंबर 5 है। और इसमें क्वेश्चन कितने दिए गए हैं? 50 क्वेश्चन दिए गए हैं। और क्योंकि हमने क्या है कि हमारा शेड्यूल जैसे टेलीग्राम पे है कि इसमें जो 5 पोर्शन अपने हिस्ट्री में है, इन पांचों के पांचों पोर्शन के हम टेस्ट ले रहे हैं टॉपिक वाइज। बाद में उनको क्या टॉपिक बढ़ा देंगे धीरे धीरे, और लास्ट में संपूर्ण सिलेबस के भी टेस्ट होंगे जो सीरीज में अपनी चल रही है इसमें। अब देखिए, इसमें अपने देखते हैं एक एक करके क्वेश्चंस पर। क्या है? ऋग्वेद के संबंध में सत्य नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या है कि ऋग्वेद के संबंध में सत्य क्या नहीं है? तो इसे देखेंगे। ऋग्वेद के 10 मंडल में, जिनमें से ऋग्वेद में 10 मंडल है ये कहेंगे, जिनमें से द्वितीय से सप्तम मंडल, दूसरे से सातवें मंडल तक प्राचीन माना गया है। सबसे प्राचीन कौन से हैं? दूसरे से सातवें, और पहला और 10वां है वो सबसे बाद में जोड़े गए हैं। सही बात है, ये सब प्राचीन माने गए हैं। दूसरा, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1017। सूक्तों की संख्या कितनी है? 1017। साकल प्लस बाल के लिए वो टोटल क्या है? 1028 है। ये भी सही है। ऋग्वेद का 10वां मंडल सबसे बड़ा और दूसरा मंडल सबसे छोटा है। अब देखिए, सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? 10वां। और सबसे छोटा मंडल ऋग्वेद का कौन सा है? वो है दूसरा। ये कथन सही है या गलत है? तो ये सही है। अब देखिए, यहां क्या है मित्रों कि यहां आपको एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं ये हमें देखना है। इनको हमें नोट भी करना है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में विशिष्ट मुनि के द्वारा गायत्री मंत्र संकलित किया गया है। अब देखिए, यहां तीसरे मंडल में किया गया है, क्या किया गया है? गायत्री मंत्र संकलित किया गया है, पर विशिष्ट मुनि के द्वारा नहीं किया गया। ये किसके द्वारा किया गया है? ये विश्वामित्र के द्वारा किया गया है। विश्वामित्र है, इनके द्वारा किया गया है। तो ये कथन है, ये कथन गलत है। तो 1 2 3 तो सही है, 4 नंबर क्या है? गलत है। हमें ऋग्वेद के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है ये चुनना है। तो यहां हमारा उत्तर क्या रहेगा? उत्तर नंबर 4 रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। ऋग्वेद कालीन सभ्यता में राजनीतिक ये अपने कहें कि ऋग्वेद कालीन जो सभ्यता थी, इसमें राजनीतिक जो संस्थाएं थी, इन संस्थाओं का सही क्रम है। राजनीतिक संस्थाओं का क्या है? सही क्रम है। कुल सबसे छोटा होता था, तो ये ग्राम है, तो ये तो नहीं होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। कुल के बाद में क्या था? ग्राम था, तो ये तो कट हो गया पहले। कुल के बाद में यहाँ क्या है? विश्व है, यहाँ ग्राम है, यहाँ ग्राम है, यानी कुल के बाद क्या होता था? ग्राम होता था, तो ये कट हो गया। अब इसके बाद में ग्राम के बाद में विश्व, यहाँ भी विश्व है, यहाँ भी विश्व है। विश्व के बाद में जन, क्या है? जन, यहाँ जननी राष्ट्र है, तो ये नहीं होगा, यानी हमारा ये उत्तर होगा। सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई राष्ट्र थी और सबसे छोटी कुल थी। कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र, ये क्या है कि ये ऋग्वेद काल में राजनीतिक संस्थाएं थी, छोटे से बड़े की ओर। इनका यही सही क्रम था। क्या था? छोटे से बड़े की ओर। छोटे से बड़े की ओर को क्या कहेंगे हम? आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। आरोही क्रम, या ये क्या है? राजनीतिक संस्थाओं का बढ़ता हुआ क्रम है। ये अपना ये था, ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अपने आगे देखेंगे साथियों। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? देखिए, कथन 1 और कथन 2 हैं इसमें दिए गए। दासरा के युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में हुआ है। दासरा के युद्ध का ऋग्वेद के 7वें मंडल में हुआ है। इसमें पुरु नामक राजा के नेतृत्व में 10 राजा थे, और जिनके पुरोहित कौन थे? विश्वामित्र थे।
कौन थे पुरोहित? विश्वामित्र थे। त्रित्सु जन का राजा सुदास था। यह ऋग्वेदिक आर्यों का सबसे शक्तिशाली शासक था। अब देखिए यहां हमें बताना है कि ये जो कथन 1 2 दिए गए हैं, ये कथन में से कौन से कथन सही है? ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे इसको। क्या दिया गया है पहले में? पहला पढ़ेंगे और उसके बाद में दूसरा पढ़ेंगे। इसमें बहुत से क्वेश्चन मिल रहे हैं कि ऋग्वेद का एक तो उल्लेख कौन से है? 7वें मंडल में पुरु राजा है और 10 राजाओं का नेतृत्व कर रहा था। विश्वामित्र उनका पुरोहित था। त्रिशुजन का राजा सुदास था और ऋग्वेदिक कालीन में सबसे शक्तिशाली था। तो ये दोनों कथन है, दोनों सही है मित्रों। तो यहाँ उत्तर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि ये बहुत, ये थोड़ा सा क्या है कि मिस प्रिंट हुआ है। वहतु होता है, वहतु से तात्पर्य है, वहतु से तात्पर्य है कन्या की विदाई के समय दिए जाने वाले उपहार और द्रव्य। कन्या की विदाई के समय क्या दिए जाने वाले? उपहार और द्रव्य है। ये क्या है कि ये वहतु कहलाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? तक्षा कर्मा वाय से तात्पर्य है ऋग्वेदिक कालीन खाद्य पदार्थ थे, ऋग्वेद कालीन व्यवसायी वर्ग थे, ऋग्वेद कालीन कृषि फसलें थी। इनमें से कोई नहीं। तक्षा कर्मा और वाय क्या है? ऋग्वेद कालीन व्यवसायिक वर्ग थे। क्या थे? ऋग्वेद कालीन व्यवसायिक वर्ग है, ये इसमें थे। इसके बाद में ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट रहता है, हमको पता भी होता है पर बार बार पूछा जाता है। 24 बैलों के द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? काठक संहिता में, वाजस्नेयी संहिता में, अथर्ववेद में, उपयुक्त सभी में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख अथवा हलों का उल्लेख मिलता है, वो काठक संहिता में मिलता है। किसमें मिलता है मित्रों? काठक संहिता है, इसमें ये उल्लेख हमें मिलता है। इसके बाद में देखेंगे प्रारंभिक उपनिषदों में उल्लेखित आश्रम नहीं है। अब देखिए अपने को ध्यान रखना है कि जो आश्रम है ना साथियों, ये आश्रम व्यवस्था, इस आश्रम व्यवस्था का सबसे पहले उल्लेख, आश्रम व्यवस्था में क्या है? 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? एक तो सबसे पहले उल्लेख, यानी आश्रम व्यवस्था का सबसे पहले उल्लेख हमें कहां मिलता है, और दूसरा आता है कि चारों आश्रमों का पहली बार उल्लेख। चारों आश्रमों का पहली बार उल्लेख है, ये कहां मिलता है? ये 2 तरह के क्वेश्चन रहते हैं मित्रों। यहां क्या है कि अपने को क्या ध्यान रखना है? अपने को यहां ध्यान रखना है, वो ये रखना है कि सबसे पहले उल्लेख मिलता है ना, ये छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। कौन से? छांदोग्य उपनिषद है, इसमें मिलता है। और इसमें 3 ही आश्रम मिलते हैं। कौन सा नहीं मिलता? संन्यास जो आश्रम है, ये संन्यास आश्रम है, ये नहीं मिलता इसमें। ठीक है, चारों आश्रमों का पहली बार उल्लेख यानी संन्यास आश्रम का भी साथ में होता है, ये जाबाली उपनिषद में होता है। जाबाली जो उपनिषद है, इस उपनिषद में ये सबसे पहले मिलता है। ये अपने को ध्यान रखना है मित्रों, इस पे हमें गौर करनी है और अच्छे से गौर करनी है। ठीक है, अब देखो प्रारंभिक उपनिषदों में उल्लेखित आश्रम नहीं है। कौन सा आश्रम नहीं है? संन्यास आश्रम नहीं है, यहां अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? ये देखिए कि सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। ऋग्वेद, ऋग्वेद से संबंधित कौन से उपनिषद है? ऐत्रेय और कौशिकी। कौन से है? ऐत्रेय और कौशिकी है, यानी ए का क्या होगा? ए का 2 होगा। अब देखो पहला तो ये है कि ए का 4 है, ए का 3 है, ए का 1 है। अगर हमें इतना सा ही आता है साथियों तो भी हमारा उत्तर सही हो जाता है। आप ये ध्यान रखें कि हमेशा सुमेलित करने वाली जो सूची होती है ना,
उसमें आप सबसे पहले देखिए कि आपको आ कौन सा रहा है, और जो आपको आ रहा है उसका पहले मिलान करें, और बाद में इनमें देखें कि अगर ऐसे सेट बैठ रहा है तो ठीक है, नहीं उसको बैठ रहा है तो कम से कम क्या चार में से एक या दो ऑप्शन तो हट ही जाते हैं। पहली बात है कभी कभी तीनों हट जाते हैं, जैसे ये हट गए, पर एक तो हटेगा ही हटेगा, तो एक हट जाता है, दो हट जाता है, तो वैसे ऑप्शन हटा के सुमिलित वाले को इसी तरह से आपको करना है। सामवेद है, इसमें छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद, यजुर्वेद से तैत्तिरीय और वर्धायक, और अथर्ववेद से क्या है मांडुक्य और मुंडक, ये उपनिषद हैं। तो यहाँ उत्तर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए साथियों आगे आगे क्या है क्वेश्चन, ये देखें कि सिंचाई हेतु नहर खोदने और टिड्डी दल द्वारा फसलों को नष्ट करने की जानकारी और कृषि दास्ता का उल्लेख किस वेद में हुआ है। देखिए सिंचाई हेतु नहर खोदने यानी नहर के खोदने, टिड्डी दल का और फसलों को नष्ट करने, और कृषि दास्ता यानी नहर खोदना, टिड्डी दल और कृषि, सारा कृषि से संबंधित है, खेती से संबंधित है। इसका उल्लेख किस वेद में हुआ है, तो इसका उल्लेख 4 वेद है हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इसका उल्लेख किस वेद में होता है, ये होता है ऋग्वेद में। किसमें मिलता है, ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। आगे देखेंगे साथियों अगला हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा कि सर्वप्रथम किस वैदिक ग्रंथ में पुनर्जन्म के सिद्धांत का स्पष्टतः उल्लेख किया गया है। सर्वप्रथम किस वैदिक ग्रंथ में पुनर्जन्म का स्पष्ट उल्लेख पुनर्जन्म के सिद्धांत का किया गया है, तो ये उपनिषद कौन सा है, वृहदारण्यक उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, ऐतरेय ब्राह्मण या ऋग्वेद, यानी किस में उल्लेख स्पष्ट किस वैदिक ग्रंथ में किया गया है, ये पूछा गया है। तो ये कौन सा उपनिषद है, ये वृहदारण्यक उपनिषद है, जिसमें क्या है कि इसका उल्लेख सबसे पहले हमें मिलता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, ये थे प्राचीन भारत के 10 क्वेश्चन। किसके थे, प्राचीन भारत, जिसमें वैदिक सभ्यता हमारा टॉपिक था। इसके बाद में हमारा क्या है कि ये आधुनिक भारत का टॉपिक आ रहा है, जिसमें हमारे सिलेबस में आधुनिक भारत का टॉपिक दिया गया था। इसमें देखो बंगाल में द्वैध शासन या दोहरे शासन का समय काल कौन सा था, तो ये समय काल कौन सा है, 1765 से 1772 का है। और बंगाल में जो दोहरा शासन है ये लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, लॉर्ड क्लाइव है ये प्रारंभ करते हैं। लॉर्ड क्लाइव ने कब प्रारंभ किया है, 1765 ईस्वी में। ये तो क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं प्रारंभ, क्या कर रहे हैं, प्रारंभ। और इसको समाप्त कौन करते हैं, द्वैध शासन को समाप्त करते हैं वारेन हेस्टिंग्स। कौन करते हैं, वारेन हेस्टिंग्स है, ये इसको समाप्त करते हैं कब, 1772 ईस्वी में। कब करते हैं साथियों, 1772 ईस्वी में करते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित प्रावधान नहीं है, हमें क्या बताना है, रेगुलेटिंग एक्ट। सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, 1773 में। और ये पहला एक्ट था मित्रों जो क्या है कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके द्वारा नियम विधान बनाने का प्रयास भारत में करती है। भारत में जो संवैधानिक विकास है ना, ये संवैधानिक विकास टॉपिक है अपना 1773 से 1950 तक का, ठीक है। अब देखो भारत में जो संवैधानिक विकास है, इस संवैधानिक विकास का प्रारंभ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से ही होता है। कहां से होता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से होता है। और यहां आप देखेंगे कि बंगाल का गवर्नर तीनों प्रांतों, इस समय 3 प्रांत थे इनके, बंगाल, बंबई और मद्रास, का गवर्नर जनरल बना दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित प्रावधान नहीं है, तो ये प्रावधान इसमें था कि इस समय क्या है, अंग्रेजों के 3 प्रांत थे, कौन से, बंगाल, बंबई और मद्रास। और इसमें क्या किया गया था मित्रों, इसमें बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था इन तीनों प्रांतों का, यानी बंगाल के अधीन सभी प्रांत कर दिए गए थे। कंपनी के कर्मचारियों के वेतन में भारी कटौती की गई तथा कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, जिसमें
8 सदस्य थे में मत देने की योग्यता 500 पौंड से घटाकर कितनी कर दी गई? 500 पौंड से घटाकर 200 पौंड कर दी गई। क्योंकि ये लंबे वाक्य हैं, इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है अपने को। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का कार्यकाल 4 वर्ष के लिए निश्चित किया गया, जिनमें से 1/4 प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त होते रहेंगे। कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई और इस अधिनियम के द्वारा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। अब देखिए ये 4 कथन दिए गए हैं और इन चारों कथनों पर हमें विचार करना है। आराम से पढ़ें और विचार करके इसका उत्तर दें। तो अब देखिए यहां क्या किया गया कि इसमें 1 नंबर सही है, इसमें 3 नंबर सही है, 4 नंबर सही है। कंपनी के कर्मचारियों के वेतन में भारी कटौती की गई, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये क्या है कि 3 नंबर है, सॉरी 2 नंबर है, ये गलत तो है और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। कौन सा? 2 नंबर उत्तर हो जाएगा क्योंकि गलत है और यहाँ प्रावधान नहीं है वो पूछा गया है। इसके बाद में नेक्स्ट अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें आप ध्यानपूर्वक। पिट्स इंडिया एक्ट भारत का संवैधानिक विकास है। पिट्स इंडिया एक्ट में निम्नलिखित कथन देखने हैं अपने को। भारत में कंपनी के शासन की देखभाल के लिए 6 सदस्यों का नियंत्रण मंडल स्थापित किया गया। कंपनी के डायरेक्टरों की एक गुप्त सभा बनाई गई जो नियंत्रण मंडल के आदेशों को भारत भेजती थी। भारत के गवर्नर जनरल की परिषद सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर कितनी कर दी गई? 3 कर दी गई, जिसका एक सर्वोच्च सेनापति होता था। सह परिषद गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों पर अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण की शक्ति इस एक्ट से प्राप्त हुई। क्या है? सह परिषद गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों पर, यानी परिषद सहित गवर्नर जनरल को क्या है कि ये क्या किया गया? गवर्नर जनरल को ये जो प्रांतीय सरकारें हैं इन पर नियंत्रण स्थापित करने की छूट है वो दी गई थी। ये कथन है 4। कौन सा एक्ट है? पिट्स इंडिया एक्ट। और इसमें क्या है? चारों के चारों कथन सही है। अब देखिए एक बात और ध्यान रखनी है साथियों, वो ये ध्यान रखनी है कि हमारे यहाँ आता है कि बंगाल में द्वैध शासन कब स्थापित हुआ? तो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव करते हैं, लॉर्ड क्लाइव करते हैं अपने बुद्धि का। कहां पे? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव पूरा उनका नाम था। तो लॉर्ड क्लाइव ने किया है। अब यहां आए कि ईस्ट इंडिया कंपनी में द्वैध शासन, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो पहले से थे, यहां नियंत्रण मंडल और स्थापित किया गया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी में जो द्वैध शासन है, ये द्वैध शासन प्रारंभ होता है किससे? ये होता है पिट्स इंडिया एक्ट से। कंपनी का द्वैध शासन पूछा ना, कंपनी के अंदर द्वैध शासन, तो वो यहां रहता है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? पहले अंग्रेज अधिकारी जिसे गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति की शक्ति एक साथ प्रदान की गई। हमारे पहले गवर्नर जनरल जो क्या है? गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति की एक साथ क्या की जाती है? एक साथ उनको जिम्मेदारी प्रदान की जाती है। ये कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका उत्तर रहेगा। और अपने को पता है साथियों, जब हम विश्व इतिहास पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि विश्व इतिहास में 1781 में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में क्या है? यॉर्कटाउन का जो युद्ध होता है उसमें अंतिम रूप से हारते हैं कौन? कॉर्नवालिस। और वहां के बाद में अपने यहां पहुंचते हैं, यानी अमेरिका में पहले ये थे और यहां पहुंचते हैं। और यहां जब इनको लाया जाता है तब ये क्या करते हैं? ये कहते हैं कि अगर मुझे क्या बनना है, मुझे गवर्नर जनरल बनाना है, तो सेनापति की शक्तियां भी मुझे देनी होगी। क्योंकि वहां सेनापति के रूप में ये हालांकि हार के आए थे पर योग्य सेनापति थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इनको यहां दी गई। और जो हमारा ये पिट्स इंडिया एक्ट है, इसी के तहत क्या की प्रावधान किया गया था, इनको क्या अलग से इनके लिए व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि 1853 के अधिनियम के अंतर्गत कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है वो बताना है। उच्च पदों हेतु भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराना निश्चित हुआ।
कौन सा? 1853 के अधिनियम से, बिल्कुल सही है। मेकाले द्वारा कॉमन सभा में 23 सितंबर 1873 को शासन पत्र विधेयक प्रस्तुत किया गया, ये सही नहीं है। बंगाल में पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। इस एक्ट में भारतीय विधि आयोग के द्वारा दिए गए प्रतिवेदनों की जांच हेतु ब्रिटेन के सम्राट को इंग्लैंड में एक विधि आयोग गठित करने का अधिकार दिया गया। तो यहाँ क्या है? उत्तर नंबर इसका 2 रहेगा। ये नहीं था, बाकी सभी इसमें थे। इसके बाद में ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, 16 नंबर क्वेश्चन है, ये काफी इंपोर्टेंट रहता है। विभागीय वितरण पद्धति या इसको कहते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो को अपनाने वाला गवर्नर जनरल था। पोर्टफोलियो को अपनाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। और ये कब अपनाता है? 1861 ईस्वी में ये अपनाता है पोर्टफोलियो को, जो कहे कि हमारा एक्ट भी था 1861 का, उसके तहत क्या है? उसके तहत अपनाता है ये अपने ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? पहला भारतीय जिसे गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में कानूनी रूप से शामिल कर लॉर्ड की उपाधि से विभूषित किया गया। पहला भारतीय जिसे गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में कौन से सदस्य के रूप में? कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया और लॉर्ड की उपाधि से विभूषित किया गया, ये कौन था? एसपी सिन्हा, एमएन रॉय, केएम मुंशी, भीमराव अंबेडकर। तो ये कौन है? एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। और इनको क्या है? 1909 में ये नियुक्त किया गया था, ये अपने को ध्यान रखना है। 1909 का अधिनियम था। इसके बाद में आगे वाला देख लो। भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है वो कथन बताना है। भारत सचिव की भारत परिषद के सदस्यों की संख्या 8 से 12 तक निश्चित की गई। भारत सचिव का वेतन भारत के बजाय ब्रिटेन के राजकोष से दिया जाने लगा। भारत सचिव के अधिकारों में कुछ कमी की गई। भारत संबंधी कुछ कार्यों के लिए एक निर्वाचन प्रणाली तैयार हुई। ये क्या है? भारत शासन अधिनियम कौन सा? भारत शासन अधिनियम है हमारा 1919। इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत संबंधी कुछ कार्यों के लिए एक निर्वाचन प्रणाली तैयार की गई, ये सही नहीं है इस अधिनियम के बारे में। यहाँ 4 नंबर सही नहीं है, बाकी सभी सही है, इनको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला देखो, 1935 के अधिनियम द्वारा संघीय शासन के अंग थे। संघीय शासन के अंग कौन थे? गवर्नर जनरल, कार्यकारिणी, संघीय विधानमंडल, संघीय न्यायालय। गृह सरकार के अधीन केंद्रीय विधानसभा, प्रांतीय सरकार, सुरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय, गवर्नर और भारतीय मंत्री, और इनमें से कोई नहीं। संघीय शासन के अंग हमें बताने हैं। किसके अंग बताने हैं? संघीय शासन के अंग बताने हैं। तो इसमें कौन था? गवर्नर जनरल था, उसकी कार्यकारिणी थी, संघीय विधानमंडल थी, और संघीय न्यायपालिका या संघीय न्यायालय था, जो 1937 में स्थापित होता है नई दिल्ली में इस अधिनियम के तहत। कौन सा? 1935 वाले अधिनियम के तहत। इसके बाद में भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को किस वर्ष में लागू किया गया? सबसे पहले देखिए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है ना, ये भारत में 1909 में सबसे पहले किनको दिया गया? मुस्लिमों को दिया गया। मुस्लिमों को दिया गया। उसके बाद इसका विस्तार 19 में भी हुआ है, 35 में भी हुआ है। विस्तार है 1919 में, 35 में भी होता है, पर पहली बार दिया गया वो 1909 में दिया गया। तो यहां हमारा उत्तर रहेगा 1909। ये क्वेश्चन है, ये हमारे भारत में संवैधानिक विकास जो टॉपिक था, कहां? जो टॉपिक था हमारे आधुनिक भारत का, उसमें से क्वेश्चन थे। इसके बाद में विश्व इतिहास के क्वेश्चन आते हैं। कौन से क्वेश्चन आते हैं? विश्व इतिहास के क्वेश्चन आते हैं। और इस विश्व इतिहास के ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये क्या है कि ये जर्मनी, 21वां क्वेश्चन देखें पहले, क्या दिया गया है? जर्मनी में राष्ट्रसंघ की सदस्यता से त्याग पत्र दिया। जर्मनी ने राष्ट्रसंघ
की सदस्यता है वो छोड़ दी थी। कब छोड़ी थी? तो जर्मनी ने ये छोड़ी थी 1933 में, हिटलर ने। और 1933 से, हालांकि पहले ही हिटलर है, वो पहले विश्व युद्ध का बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया था। 1933 के बाद में वो क्या है कि वो अपनी सुप्रीम पावर की ओर चला जाता है और आगे बढ़ता जाता है अपने देखते हैं। और अंत में क्या होता है कि अंत में ये होता है कि वो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। इसी कारण हिटलर के कारण बड़ा एक कारण रहता है, हालांकि बहुत सी कारण है। मैं सम्मान सहित शांति लाया हूं, किसने कहा? ये देखिए, ये क्या है कि मैं सम्मान सहित शांति लाया हूं, ये तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा थी। तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा किसको कहते हैं? तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा कहते हैं वो चेकोस्लाविया का जो अंग भंग किया गया था उसमें, और इन्होंने बड़ा ही स्वीकार कर लिया था और ये कहा था। इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चेम्बरलेन ने वापस पहुंचकर, म्यूनिक समझौता होता है तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा में, क्या कौन सा समझौता होता है? म्यूनिक समझौता। और ये म्यूनिक समझौते में क्या है कि चेकोस्लाविया का अंग भंग किया जाता है। कब किया जाता है? 1938 में। और फिर ये जब इंग्लैंड लौटते हैं तो ये क्या कहते हैं? चेम्बरलेन ये कहते हैं कि मैं ससम्मान शांति लाया हूं। जबकि विपक्षी इस समय थे विंस्टन चर्चिल, और विंस्टन चर्चिल कहते हैं कि ये अपना ईमान बेच आए हैं, यानी अपनी इज्जत उड़ाए हैं। ये कहने का था उनका, किसका? ये कहने वाले थे, वो कहने वाले थे चर्चिल, यानी एक दूसरे के उल्टे थे। तुष्टीकरण की नीति पर यह नीति आरंभ से ही एक आत्मघाती मूर्खता, ये क्या है? मूर्खता है। यह नीति आरंभ से ही आत्मघाती मूर्खता के अतिरिक्त कुछ नहीं थी। क्या नहीं थी? आत्मघाती मूर्खता के अतिरिक्त कुछ नहीं थी। ये किसने कहा है? तुष्टीकरण की नीति पर अपने ये विचार है, ये किसने व्यक्त किए हैं, ये बताना है कि तुष्टीकरण की नीति है यह आरंभ से ही क्या थी? आरंभ से ही आत्मघाती मूर्खता के अतिरिक्त कुछ नहीं थी। और ये कौन कहने वाले हैं? ये सुमा ने कहा है। जर्मनी द्वारा रूस पर आक्रमण कब किया गया? 22 जून 1941 को। किस सांकेतिक नाम से पुकारा गया? ऑपरेशन विक्ट्री, ऑपरेशन कोमिटन, ऑपरेशन बारबरोसा, ऑपरेशन जीरो ओवर। जर्मनी द्वारा रूस पर जो आक्रमण किया गया 1941 में 22 जून को, उसको नाम दिया गया था क्या? ऑपरेशन बारबरोसा। ऑपरेशन बारबरोसा है, ये उसको नाम दिया गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? हिटलर का पोलैंड पर आक्रमण, हिटलर का ऑस्ट्रिया पर अधिकार, हिटलर का चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार, और हिटलर का मेमल, ये मेमल है, मेमल पर अधिकार। ये क्या था? हिटलर का पोलैंड पे आक्रमण था तात्कालिक कारण, और ये कब होता है? 1 सितंबर 1939 को। और यहां से क्या है हमारा, ये द्वितीय विश्व युद्ध होता है, दूसरा विश्व युद्ध होता है, ये प्रारंभ हो जाता है। अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और क्या होता है? पोट्सडम की घोषणा के आधार पर जापान ने आत्मसमर्पण किया। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या है, सबसे बाद में जापान आत्मसमर्पण करता है। जब क्या है, हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को बम डाल दिए जाते हैं, तो उसके बाद जापान क्या है, आत्मसमर्पण करने के लिए राजी होता है। तो ये आत्मसमर्पण कब किया गया था? तो ये आत्मसमर्पण किया गया था कब? 14 अगस्त 1945 को। 14 अगस्त 1945 को ये आत्मसमर्पण किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट, जापान ने अमेरिका के किस सैनिक अड्डे पर आक्रमण किया? कब? 7 दिसंबर 1941 को, जिसके फलस्वरूप उसे द्वितीय युद्ध में शामिल होना पड़ा। जापान ने अमेरिका के, देखिए यहां ध्यान रखना है कि चाहे पहला विश्व युद्ध हो और चाहे दूसरा विश्व युद्ध हो, जो पक्ष हारा है ना, यानी जर्मनी एक पक्ष में था हमेशा से, जर्मनी वाला पक्ष है वो हमेशा ही हावी रहा है पहले। पर अब क्या कि पहले विश्व युद्ध के दौरान तो अमेरिका के साथ कौन पंगा लेता है? जर्मनी लेता है। और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान क्या करता है कि जापान लेता है। और जब अमेरिका के साथ पंगा लिया गया, जो पहले तटस्थ था दोनों युद्धों में, बाद में जब उसको क्या कि परेशान किया गया, यानी उसके जहाज डुबोए गए, उसके पर्ल हार्बर बंदरगाह पर आक्रमण किया गया,
तो यहाँ क्या है कि इसके बाद में अमेरिका सम्मिलित होता है, और जैसे ही अमेरिका सम्मिलित होता है, जो पक्ष हार रहा होता है यानी जिस पक्ष में अमेरिका सम्मिलित होता है वो पक्ष फिर हावी हो जाता है और धीरे धीरे अंत में जीत जाता है। तो यहाँ क्या है कि जापान ने अमेरिका के किस सैनिक हवाई अड्डे पर क्या किया था, जापान आक्रमण किया था। मैंने नाम तो बोल ही दिया वैसे ही, तो ये क्या कौन सा था, ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो आप देखें कि ये कौन सा था, ये था पर्ल हार्बर। कौन सा है, पर्ल हार्बर, मैंने नाम बता दिया पहले ही आपको। इसके बाद में देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के राजनीतिक परिणाम थे। द्वितीय विश्व युद्ध से हमें राजनीतिक परिणाम क्या मिले, समाज का दो विचारधाराओं में बंट गया, विभाजन, दो विचारधाराएं बंट गई थी, एक साम्यवादी और दूसरे कौन से हो गए, पूंजीवादी। बिल्कुल सही है, एक साम्यवादी और दूसरे पूंजीवादी, ये दो विचारधाराओं में समाज है वो बंट गया था। गुट निरपेक्षता यानी जो नए नए राष्ट्र क्या हुए थे, स्वतंत्र हुए थे, उन्होंने क्या किया, गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्षता यानी तटस्थता की नीति अपनाई, यानी इन दोनों धुरियों से दूरी बनाने का प्रयास किया, इसका जन्म हुआ। शीत युद्ध, इन विचारधाराओं के बीच में जो युद्ध हुआ, यानी जो वास्तविक युद्ध नहीं था, वैचारिक युद्ध था, ये शीत युद्ध प्रारंभ हुआ। ये सभी परिणाम थे, क्या थे, ये सभी परिणाम थे, उपयुक्त सभी इसके परिणाम थे, ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट है, पोलैंड की विजय के बाद लगभग 8 महीने तक युद्ध न होने की स्थिति को क्या कहा गया, पोलैंड की विजय के बाद लगभग 8 महीने तक युद्ध नहीं हुआ और इसको नाम दिया गया था क्या, सीटिंग वार। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड को जर्मनी ने जीत लिया था, उसके बाद लगभग 8 महीने तक कोई युद्ध नहीं हुआ और इसे क्या कहा गया, सीटिंग युद्ध कहा गया। एटलांटिक घोषणा चर्चिल और रूजवेल्ट ने संयुक्त रूप से कब की, एटलांटिक घोषणाएं ये एटलांटिक महासागर में करते हैं, और चर्चिल कहां के, चर्चिल इंग्लैंड के, रूजवेल्ट कहां के, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री है ये, और ये रूजवेल्ट है अमेरिका के क्या राष्ट्रपति। इन्होंने 14 अगस्त 1941 को की है, कब की है, 14 अगस्त 1941 को की है। ये हमारे द्वितीय विश्व युद्ध के क्वेश्चन थे 10, जो विश्व इतिहास में से हमारा टॉपिक था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन आ रहे हैं, वो हमारे क्या आ रहे हैं, वो देखें आप, मध्यकालीन भारत में आ रहे हैं। क्या, भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया, असम में कौन थे, शंकरदेव, तुकाराम, नरसिंह मेहता, इनमें से कोई नहीं। नरसिंह मेहता कहां के थे, गुजरात के, तुकाराम कहां के थे, महाराष्ट्र के, और असम में कौन थे, असम में थे शंकरदेव, और शंकरदेव को क्या कहा जाता है, असम का चैतन्य महाप्रभु कहा जाता है। असम का क्या कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, और किसको कहते हैं, ये कहते हैं शंकरदेव को। और शंकरदेव है ये एकमात्र कृष्ण भक्त थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का क्या किया था, विरोध किया था। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है कि भक्ति आंदोलन का सामाजिक परिणाम था, भक्ति आंदोलन का सामाजिक परिणाम क्या था, गुरु के महत्व में वृद्धि, स्त्रियों के सम्मान में वृद्धि, सिख धर्म का उदय, और क्षेत्रीय भाषाओं की समृद्धि। समृद्धि है क्षेत्रीय भाषाओं की, तो यहाँ अपने को यह ध्यान रखना है कि गुरु के महत्व में वृद्धि हुई है, सही है, कोई बड़ी बात नहीं है, स्त्रियों के सम्मान में वृद्धि हुई है, सिख धर्म का भी उदय हुआ है, पर सबसे बड़ा था क्षेत्रीय भाषाओं की समृद्धि। क्योंकि क्या है कि जो यहाँ उत्तर क्षेत्रीय भाषाओं में समृद्धि रहेगा, क्योंकि भक्ति आंदोलन ने क्या है, क्षेत्रीय भाषाओं में उपदेश देने प्रारंभ किया है, क्षेत्रीय भाषाओं को क्या किया, क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व दिया। क्षेत्रीय भाषाओं में जब ये उपदेश दिए जाने लगे तो आम जन की भाषा, आम जन को क्या है, ये बातें समझ में आने लगी और उनमें वैचारिक परिवर्तन आया। क्या है, वैचारिक परिवर्तन आया, जो अब तक क्षेत्रीय भाषाओं में उनसे बात नहीं की जाती थी, इसलिए उनके समझ में नहीं आ रहा था। शंकराचार्य द्वारा भारत में एकता का माध्यम था नंगे पैर यात्राएं, तीर्थ केंद्रों की स्थापना, अद्वैतवाद का सिद्धांत, संस्कृत का प्रचार। पहला तो अपने को यह ध्यान रखना है साथियों कि ये जो चार ऑप्शन है ना, ये चारों के चारों काम शंकराचार्य ने किए हैं। शंकराचार्य का अपने को पता है कि केरल में इनका जन्म होता है 988 ईस्वी में, तो केरल से है। इन्होंने भारत की यात्राएं की है और इन्होंने चारों दिशाओं में, कहां पे, चारों दिशाओं में भारत की क्या की है, तीर्थ केंद्रों की स्थापना की है।
4 पीठें स्थापित की है उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण में। इससे क्या है कि भारत में एकता का माध्यम था। ये सबसे बड़ा माना गया है कि उत्तर, पूर्व, दक्षिण सभी भारत में क्या है कि ये इन्होंने पीठें स्थापित की है। इसके बाद में यदि संस्कृत देवभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा है? मातृभाषा कौन सी? मराठी। यह कथन किसका है? अब देखिए, अगर मराठी आप पढ़ लेते हैं तो आपको सीधा सा पता चल जाता है, नेमिनाथ, परमनाथ, सोमनाथ। यानी यहाँ क्या है, महाराष्ट्र के भक्त कौन थे? एकनाथ थे। और एकनाथ ने मराठी भाषा यानी मेरी मातृभाषा को क्या कहा है कि क्या वो दस्यु भाषा है? तो यहाँ ये कथन है, ये कथन बहुत पूछा जाता है, एकनाथ का है। परछन बोध किसे कहा जाता है? ज्ञातव्य है कि ये नव ब्राह्मण वाद के संस्थापक थी, नव ब्राह्मण या नव ब्राह्मणवाद के संस्थापक भी थी। तो परछन बोध अथवा नव ब्राह्मणवाद के किनको कहा जाता है? शंकराचार्य को कहते हैं। किनको कहते हैं? शंकराचार्य को कहा जाता है। ये शंकराचार्य पर यहाँ दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद में नेक्स्ट, पहले भक्ति संत का नाम बताइए जिन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रचार हिंदी भाषा में किया। तो हिंदी भाषा में करने वाले पहले संत कौन थे? रामानंद, तुलसीदास, गोसाई विठलदास, गोसाई गोकुलनाथ। इनमें से कौन थे? तो इनमें कौन है? रामानंद है। अब देखिए, रामानंद पर और क्वेश्चन क्या आता है कि उत्तर भारत में भक्ति परंपरा को लाने वाले, या कहें कि दक्षिण भारत में भक्ति परंपरा स्टार्ट होती है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति परंपरा लाने वाला विद्वान कौन था? तो वो था रामानंद। कौन था? वो था रामानंद। ये अपने को ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन आता है। इनके शिष्य थे अलग अलग जातियों के, वो भी पूछे जाते हैं, और हिंदी भाषा वाला भी पूछा जाता है। यहाँ अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भक्ति आंदोलन से संबंधित मराठा संतों का सही कालानुक्रम कौन सा है? निम्न में से भक्ति आंदोलन से संबंधित मराठा संत है, उनका सही कालानुक्रम क्या है? ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट रहता है, पूछा जाता है। अब देखिए, ये 4 प्रमुख संत हुए हैं, ये तो अपने को ध्यान रखना है। नामदेव हुआ है, तुकाराम हुआ है, एकनाथ हुए और रामदास हुए। तो यहाँ अपने को एक ध्यान रखना है सीधा सा, नाम एक तुकाराम, नाम सॉरी क्या है इसमें, नाम एक तुक्का राम। ये क्या है कि इस नाम एक तुक्का राम है, ये इसी क्रम में है। सबसे पहले कौन होते हैं? नामदेव, फिर एकनाथ, फिर तुक्काराम, फिर रामदास। तो यहाँ उत्तर नंबर क्या होगा? उत्तर नंबर ये हो जाएगा। इसमें देखिए, अगर कालक्रम में सेट करना हो तो रामदास किसके गुरु थे? शिवाजी के गुरु थे। शिवाजी बहुत बाद में हुए, तो पहले रामदास तो हो ही नहीं सकते, ये आपको ध्यान रखना है। तो 2 में रामदास है तो 2 तो सीधे ही कट हो जाते हैं। बाकी क्या है कि इन दोनों में लास्ट में रामदास है तो ये हो सकते हैं। अब इन दोनों का हमें पता रखना था। नाम एक तुकाराम, ये इस का था। इसके बाद में वह सूफी सिलसिला जिसमें संगीत पूर्णतः निषेध है, तो ये कौन सा था? नक्शबंदी, कादिरी, चिश्ती, इनमें से कोई नहीं। नक्शबंदी सिलसिला है, ये इसमें संगीत पूर्णतः क्या है? प्रतिबंधित था। और ये सबसे क्या है? कट्टर सिलसिला माना जाता है। कौन सा? नक्शबंदी। ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था, क्या मानता था? जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचाने का मार्ग है। हाँ जी, वह सूफी संत कौन सा था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचाने का माध्यम है? और यहाँ अपने को ध्यान रखना है, निजामुद्दीन औलिया, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ कौन सा व्यक्ति हैं जो भक्ति संगीत को ईश्वर के निकट ले जाने का माध्यम मानते थे? तो ये कौन थे? ये थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, ये थे। इसके बाद में नेक्स्ट, शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह किस सिलसिले का अनुयायी था? चिश्तिया, नक्शबंदी, कादिरिया या सुहरावर्दी? तो दारा शिकोह कौन सा था? कादरिया जो था, इससे संबंधित था। ये अपने को ध्यान रखना है। किससे संबंधित था? कादरिया से संबंधित था। ये अपने ध्यान रखेंगे, इस पर हम गौर करेंगे और अच्छे से गौर करेंगे।
ये हमारा मध्यकालीन टॉपिक था और मध्यकालीन में भक्ति और सूफी आंदोलन है उसका टॉपिक था। अब पांचवें पोर्शन में हमारे देखिए राजस्थान आता है और राजस्थान में किन के क्वेश्चन हैं, तो ये गुर्जर प्रतिहार के क्वेश्चन आते हैं पांचवें में। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा, तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश है। ध्यान रखेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश में दो तरह के पूछे जाते हैं, एक तो छठी से 10वीं सदी, छठी से 10वीं सदी है, ये तो क्या था, गुर्जर प्रतिहार का काल था, यानी 4 शताब्दियों तक इन्होंने शासन किया। और एक आता है 8वीं से 10वीं सदी, और 8वीं से 10वीं सदी है, यहाँ क्या होता है, यहाँ इनका उत्कर्ष काल है या वर्चस्व का काल है या सबसे उत्तम काल है इनका, इनका सबसे अधिक प्रभाव रहता है इस काल में, ये अपने को ध्यान रखना है। संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में था, महेंद्रपाल फर्स्ट, मिहिर भोज। संस्कृत कवि है राजशेखर, वो किसके दरबार में था, ये अपने को बताना है। तो ये कौन है, ये है राजशेखर। राजशेखर किसके दरबार में था, महेंद्रपाल फर्स्ट, मिहिर भोज, वत्सराज और नागभट्ट। अब देखिए राजशेखर है, ये 2 गुर्जर प्रतिहार शासकों के काल में रहा। किसके काल में, एक तो थे महेंद्रपाल फर्स्ट, और महेंद्रपाल फर्स्ट के ये गुरु भी थे, इनके क्या थे, ये गुरु थे, और दूसरे थे महिपाल फर्स्ट, महिपाल फर्स्ट। तो यहां हमारा उत्तर क्या होगा, महेंद्रपाल फर्स्ट। अब देखिए राजशेखर है, इनकी रचनाएं बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, जैसे काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, बाल भारत, बाल रामायण, विदस्वाल भंजिका, ठीक है, और ये प्रचंड पांडव, ऐसी बहुत सी रचनाएं हैं इनकी जो पूछी जाती हैं। राजशेखर महत्वपूर्ण रहते हैं, बहुत अधिक महत्वपूर्ण राजशेखर रहते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, जोधपुर के नजदीक वह स्थान जो हिंदू जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है एवं जिसका निर्माण 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच गुर्जर प्रतिहार वंश के द्वारा करवाया गया। जोधपुर के निकट का स्थान जो हिंदू और जैन मंदिरों के लिए फेमस है, तो ये कौन सा है, ये जोधपुर के निकट ओसिया है, और इस ओसिया को क्या कहते हैं, इसको राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। राजस्थान का क्या कहते हैं, भुवनेश्वर, इस ओसिया को कहते हैं। और यह मंदिरों का समूह है, हिंदू और जैन मंदिर यहाँ पर है, जो गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा बनाए गए हैं, ये ध्यान रख लेंगे। इसके बाद में देखिए, अब देखो ये गुर्जर प्रतिहार के क्वेश्चन आगे, इसके बाद में ललित विग्रहराज के रचयिता यानी ये चौहान आगे, सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में रहते थे, ये हो गए विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव, पृथ्वीराज फर्स्ट, सोमेश्वर या अर्णोराज। तो ये ललित विग्रहराज, देखिए यहां ध्यान रखना है, विग्रहराज चतुर्थ है, इनके दरबार में सोमदेव रहते थे। सोमदेव ने ललित विग्रहराज लिखा है, और ललित विग्रहराज संस्कृत भाषा में लिखा गया है। जो विग्रहराज चतुर्थ है, उन्होंने स्वयं ने भी संस्कृत भाषा में क्या लिखा है, संस्कृत भाषा में हरिकेली नाटक लिखा है। और विग्रहराज का काल चौहानों का, अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है। सर्वाधिक विस्तार है अजमेर के चौहानों का, इनके काल में ही रहा है। और अजमेर के चौहानों की पहली बार दिल्ली राजधानी बनाने वाला शासक कौन था, तो विग्रहराज चतुर्थ ही था। इसके बाद में कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था, यह हमें बताना है। विद्यापति गुड़, वागीश्वर जनार्दन, विश्वरूप या सारंगधर, कौन नहीं है, ये हमें बताना है। तो यहां देखिए इनके प्रसिद्ध जो दरबारी कवि थे ना, वो तो चंद बरदाई और जयानक थे। किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि, ये जो हमारा पृथ्वीराज चौहान तृतीय है। इसके अलावा इनके दरबार में कौन रह रहा है, विद्यापति गुड़ रह रहा है, वागीश्वर जनार्दन रह रहा है, विश्वरूप रह रहा है, सारंगधर है, वो इनके दरबार में नहीं था। तो हमारे कौन नहीं है ये बताना है, तो हमारे ये उत्तर यहाँ रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा। रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को, कौन से दुर्ग को, रणथंभौर को
किसके अधिकार में सौंपा? उल्लुग खां, नुसरत खां, अकात खां, उमर खां। देखिए नुसरत खां है वो तो क्या है कि रणथंभौर के जो ये लड़ाई होती है इस दौरान मारा गया है, एक पत्थर के नीचे दबने से इसकी मृत्यु हुई है। और इसका प्रमुख सेनापति उसके बाद उल्लुग खां था और उल्लुग खां को ये दुर्ग ये सौंपा गया था, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का वर्णन मिलता है? काहनर्दी प्रबंध, खुमान रासू, अचलदास खिचड़ी वचनिका और क्या है विरुद्ध क्षेत्रीय। अब देखिए यहाँ अपने को ध्यान रखना है, विरुद्ध क्षेत्रीय है ये किसकी रचना है? कवि दुर्सा आडा की रचना है। और ये एक ऐसी रचना है, दुर्सा आडा दरबारी कविता, ये चारण कवि है, पाली में इसका जन्म होता है और ये क्या है कि अकबर का दरबारी कवि था। और इसकी प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी है? वो रचना है किरतार बामनो और विरुद्ध क्षेत्रीय। विरुद्ध क्षेत्रीय में दुर्सा आडा ने अकबर के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया है, जबकि महाराणा प्रताप की प्रशंसा की है। और दरबार में किसके? अकबर के दरबार में होने के बावजूद ये किया है। अचलदास खिचड़ी वचनिका ये शिवदास गार्डन की है और इसमें वहां का उल्लेख है 1423 के गागरोन के साके का। खुमान रासो दलपत विजय की रचना है। कानरदेव प्रबंध है ये किसकी रचना है? ये है पद्मनाभ की रचना। और इस पद्मनाभ की इस रचना में जालोर विजय का उल्लेख है। पद्मनाभ की एक रचना और है जिसका नाम है वीरमदेव सोनगरारी, वीरमदेव सोनगरारी बात। क्या है? वीरमदेव सोनगरारी बात है, ये अपने को ध्यान रखना है, इस पे हमें गौर करना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्या है कि राजस्थान का पहला चौहान राज्य था अजमेर, रणथंभौर, हाड़ौती, नाडोल। पहला चौहान राज्य राजस्थान में कौन सा था? वो था नाडोल साथियों, अपने को ये ध्यान रखना है। और ये भी पूछा जाता है कि चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो वो अहिछत्रपुर थी, जिसको अब हम नागौर कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला देखिए, चौहान शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। विग्रहराज चतुर्थ, सोमेश्वर, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय। विग्रहराज चतुर्थ सबसे पहले होता है, 1 नंबर आएगा। उसके बाद में कौन होता है? पृथ्वीराज द्वितीय होता है, फिर सोमेश्वर होता है, फिर पृथ्वीराज तृतीय होता है। यानी 1 3 2 1, 1 3 2 1 नहीं 2 4, ये हमारा 4 नंबर उत्तर होगा। यहाँ कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले कौन हुआ, बाद में कौन हुआ, बाद में कौन हुआ, तो इनको थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना है। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन हमारा वो क्या है कि रणथंभौर के शासन हमीरदेव चौहान, रणथंभौर के शासक हैं हमीरदेव चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ पहली बार मुठभेड़ होती है? जलालुद्दीन खिलजी है मित्रों, ये क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी से पहले 1290 से 1296 तक दिल्ली सल्तनत का शासक रहता है। और इसकी शासक बनते ही सबसे पहले क्या है 1290 में इनकी पहली मुठभेड़ है वो हो जाती है। और जलालुद्दीन खिलजी बार बार आक्रमण के बावजूद, जब घेरा डालने लंबे समय के बावजूद जब इसको रणथंभौर दुर्ग को नहीं जीत पाता, तो ये क्या कहता है? ये कहता है किनको? ये कहता है अपने साथियों को कि मैं ऐसे, रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहता है, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। और फिर ये क्या करता है? ये अपना वहां से उठा लेता है। क्या उठा लेता है? घेरा उठा लेता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। अभी देखिए अपने 5 पोर्शन थे, आज की 5 पोर्शन है, ये हमने क्या क्या देखे, ये आप देखें कि हमने प्राचीन भारत में वैदिक सभ्यता है, इस वैदिक सभ्यता के क्वेश्चन हमने देखे। मध्यकालीन में हमने किसके देखे? भक्ति व सूफी आंदोलन है, इसके देखे। आधुनिक काल में हमने क्या देखा? संवैधानिक विकास देखा। और संवैधानिक विकास हमारा पूरा है, और वो कब से कब तक का था? संवैधानिक विकास 1773 से 1950 तक का है। उसका हमने विश्व इतिहास में क्या देखा? हमने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के क्वेश्चन देखे,
और हमने राजस्थान के इतिहास में क्या देखा, गुर्जर प्रतिहार व अजमेर के चौहान, वे अजमेर सॉरी सीधा चौहान वंश कह दें क्योंकि रणथंभौर जालोर के भी आते हैं इसमें, चौहान वंश, ये चौहान वंश है, इसमें इसकी बात की। अब यहाँ मित्रों अपने को ध्यान रखना है कि जो टेस्ट सीरीज में जो टॉपिक दिए जा रहे हैं, आपको दिया हुआ है शेड्यूल, उसी के अकॉर्डिंग क्या करें, उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ें, तो निश्चित तौर पर हमारा क्या है, सिलेबस कितनी बार रिवाइज हो जाएगा, 4 बार रिवाइज हो जाएगा। फटाफट से पढ़ें, प्रयास करें जल्दी से जल्दी, क्योंकि जितना ज्यादा अच्छा करेंगे उतना ही क्या, जितना रिवीजन करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी टेस्ट को टाइम पर अटेम्प्ट करें, ज्यादा से ज्यादा इसमें क्वेश्चन सही करने का प्रयास करें। आज की क्लास में इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।